हेलो जी। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा फीवर हो गया था बट अभी ठीक है। दवाई ले ली थी मैंने और उसके बाद मैंने सोचा कि फीवर है तो नहा लेती हूँ। ऐसे ठीक नहीं होगा। तो नमस्ते। तो फिर मैंने नहा लिया फीवर में ही और अभी ठीक हूँ वैसे। अच्छे ही हैं, अच्छे ही हैं मतलब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। टेंशन हो रही है? किस बात की टेंशन हो रही है? आज हिंदी की क्लास नहीं है। तो आप कौन सी क्लास अटेंड कर रहे हो? गुड इवनिंग। आज मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाली हूँ आपको, है ना? ऐसा ही है ना? मतलब कल रात से सोई रही हूँ, आराम पर आराम चल रहा है, पढ़ा कुछ नहीं है। मेरी खुद की हालत ऐसी है, मैं क्या ही बताऊँ। पढ़ती कुछ नहीं हूँ और नींद बहुत आ रही है। चलो, फीवर की वजह से भी हो रहा होगा शायद मुझे तो। बट आप तो सो जाओ अच्छे से, नींद पूरी करके पढ़ाई करो। मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। कौन कौन आगे क्लास में, एक बार मैं देख लेती हूँ। क्या कहा मैम आपका? आज सरोज मैम की तबीयत सही नहीं है। मैम आपका भी एग्जाम है ना? हाँ एग्जाम है बट तैयारी कोई नहीं है। अच्छा, सरोज मैम की आज तबीयत खराब है, ओके। अंशिका, मधु, शालिनी, ममता, अंजलि, नेहा, अंकिता, सुशीला, एस एस, आरती। अच्छा, अभी दूसरी वाली अंकिता नहीं आई है, विनोद नहीं है, नंदू नहीं है। और कौन है? उत्कर्ष। और कौन बच्चा है हमारी क्लास में? अंजलि है? अंजलि भी नहीं है। ममता तो है ना? नेहा भी है, ओके। ओके। मैम कविता वाली जो यूट्यूब पर करा रहे वो हम लोगों को करा रखे हो ना? हाँ आरती, बिल्कुल। यूट्यूब पे तो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है ना। सरोज मैम ही तो पढ़ा रही, अच्छा। आज मैम को कोई परेशान नहीं करेगा। तुम परेशान नहीं करोगे बेटा, तो कोई भी नहीं करेगा ना। प्रेजेंट, ओके प्रेजेंट। अंशिका, वही चल रहा है। हाँ, खुद ही परेशान है। हाँ, चलो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करो, है ना? चले, आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, निबंध। आपका बंटी, अच्छा मैंने आपको पीडीएफ नहीं दी ना, शाम को अपलोड करती हूँ। आपका बंटी सुबह पढ़ा रही थी, आधा ही पढ़ाया था। विनोद ने क्वेश्चन किया था, उसका आंसर क्या होगा? क्या था? खड़ी बोली वाला ना? तो उसमें तो वही था, खुसरो। मेरा तो जन्मदिन, अच्छा मेरे को लगा आपका जन्मदिन है, ओके। जन्म सिद्ध अधिकार है प्रेजेंट रहने का, प्रेजेंट कर, परेशान करने का, सॉरी। गलत गलत पढ़ रही हूँ, क्या हो गया मुझे? अमीर खुसरो, हाँ। परेशान करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने दिया तुम्हें ये अधिकार? कल है जन्मदिन। चलो एडवांस में मुबारक है आपको जन्मदिन की। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सच कह रही हो अंकिता? मजाक कर रही हो? आज मैं जैकेट पहन के बैठी हूँ, कैसा लग रहा है? ठंड,
ठंड लग रही है और आपको गर्मी लग रही होगी। आप सोच रहे होंगे क्या है ये, ठंड गर्मी, अजीब लग रहा होगा ना। सच में है। चलो पढ़ते हैं, अब बहुत बातें हो गई। अजीब लगता है थोड़ा। अच्छा। हाँ वो आप, क्योंकि आपको गर्मी लगती होगी और यहाँ पर ठंड है तो अजीब तो लगता ही होगा। और आज मैंने पूरी ठंड वाली बर्फ वाली जैकेट निकाल ली है। मीन्स क्योंकि क्लास में बैठे बैठे बहुत ठंड लग जाती है और उसी वजह से फिर बीमार पड़ जाती हूँ मैं। शायद कुर्सी पे बैठ के ज्यादा ठंड लगती है, बेड पे बैठो तो नींद आती है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। बातचीत हो गई, काफी है। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं पीछे वाला। पहले तो ये टेलीग्राम चैनल का तो सबको पता ही है, एक बार फिर भी बता देती हूँ, यूट्यूब पे भी बच्चे देखते हैं। सरोज हिंदी फिलर फॉर्म करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करके सरोज हिंदी फिलर फॉर्म। और फिलर फॉर्म पे एक ग्रुप भी है, ठीक है। ये हिंदी फिलर फॉर्म करके एक ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 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 आपको सर्च करके नहीं मिलता है तो वीडियो के, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा नहीं किया डाउनलोड? इंस्टा क्यों, मैंने कब कहा इंस्टा डाउनलोड करने को? इंस्टा तो मैं चलाती नहीं हूँ खुद भी। हमने कब कहा? मैं सिर्फ टेलीग्राम चलाती हूँ और व्हाट्सएप मजबूरी में डाउनलोड करना पड़ा है, क्योंकि फिलर फॉर्म की सारी इंफॉर्मेशन उस पर आती है इस वजह से। अदरवाइज सब व्हाट्सएप भी नहीं चलाती थी, टेलीग्राम चलाती हूँ बट। ओके, तो ये हमारी फीस का स्ट्रक्चर। पेपर 1 के लिए 1999, पेपर 2 के लिए 1999, और बोथ अगर आपको लेना है तो 2999, यानी कि 3000। थर्ड वाला ऑप्शन? व्हाट थर्ड वाला? अच्छा थर्ड वाला, पहला व्हाट्सएप, दूसरा टेलीग्राम, थर्ड इंस्टा, ओके। मैंने भी कभी चलाया नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता है उसका हिसाब किताब। मतलब चलाया नहीं कभी, इस वजह से समझ नहीं आता। इतनी बेवकूफी नहीं हो, ऐसे मत समझ लेना। ओके, सरो सरोज 10 कोड है, और 10% ऑफ अगर आपको चाहिए तो आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोड बताने वाले बहुत लोग भी हैं मौजूदा क्लास में, मौजूदा हालत में, बट उनका कोड अब से काम नहीं करेगा। और जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने, उसी को गूगल पर सर्च किया है। इसको पढ़े बिना काफी दिन हो गए थे, तो आज इसको पढ़ ही लेते हैं। खुद को खर्च करें स्टडी के लिए, ठीक है। अगर आपको किसी मुकाम पर पहुंचना है, किसी मंजिल पर पहुंचना है। हाँ राम 60 है, बट आज से ये कोड डीएक्टिवेट कर दिया है मैंने, ठीक है। तो ये अब काम नहीं करेगा, सरोज 10 ही यूज करना पड़ेगा। मेरे साथ खेल खेला था ना बेटा। चलो ये कविता है, छोटी सी मजाक कर रही थी। ये छोटी सी कविता है। आपको, आपने ये कविता पढ़ी है, सुनी है, ठीक है। हाँ, किसी ने सेंड भी की थी ग्रुप में ये कविता। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना खुद ही। चलो ये वाला पढ़ लेती हूँ, ये वाला पढ़ लेती हूँ, है ना। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करना जरूरी है अगर आप जीतना चाहते हैं तो, ठीक है। अब चलते हैं। मैंने रिवीजन करने के लिए कहा था, तो हिंदी कहानी के विकास में किस साहित्य का विशेष योगदान रहा? संस्कृत, कन्नड़, बांग्ला, या फिर कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर आंसर दिया है बांग्ला, ठीक है। हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका से माना जाता है? तो वो है सरस्वती पत्रिका। एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का उद्देश्य। इस समय क्यों लिख दिया मैंने यहाँ?
नैतिक आदर्श की स्थापना करना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेम, शौर्य और बलिदान की प्रेम कथा है? रश्मि रथी की लाइन थी ये? नहीं जी, रश्मि रथी की नहीं थी ये। एक्चुअली ये जो कविता है, इसके पीछे बहुत सारा कंफ्यूजन है। कोई इसको हरिवंश राय बच्चन की बताता है और कोई इसको शांति प्रिय द्विवेदी की बताता है। मतलब इसमें तीन चार राइटर्स के नाम आते हैं, बट कौन इसका असली राइटर है? शायद इसके शांति प्रिय द्विवेदी इसके रियल राइटर हैं। और शायद आपने ये टीवी में देखा होगा कि अमिताभ बच्चन ने ऐसा कहा है कि ये मेरे पिताजी ने कविता लिखी है, यानी कि हरिवंश राय बच्चन ने। तो उन्होंने ऐसा कह दिया होगा कहीं पर, मुझे नहीं पता, शायद कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने ये कह दिया है। बट उन्होंने बाद में ये फेसबुक पे स्वीकार किया कि ये मेरे मेरे पिता की कविता नहीं है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मतभेद है। उसको हमें हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम इसको मोटिवेशन के लिए पढ़ेंगे, मोटिवेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। बार बार बोला है, हाँ हो सकता है, मैंने भी सुना ही है। बट ये हरिवंश राय बच्चन की नहीं है ना? तो मतभेद है थोड़ा, इसलिए हम इस पे ज्यादा चर्चा ना ही करें। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेम, शौर्य और बलिदान की प्रेम कथा है? तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कहानी, हमने पढ़ी है। आगे चलते हैं। आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया है? तो वो भी गुलेरी, उसने कहा था। ठीक है। ये कविता बोलते हैं बार बार। ओके। कौन सी? वही जो अभी पढ़ रही थी मैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो वाली कविता। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह प्रसाद जी की कहानियों का संकलन नहीं है? गल्प मंजरी प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है ना? तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताई हुई है। ये मतलब पिछले बैच का है, ये जी वाली पीडीएफ जो है। तो यहाँ पर मैंने ये ट्रिक है। छाया के प्रति आकाश में आंधी आई, तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये प्रसाद की कहानियों के संग्रह हैं। तो गल्प मंजरी इनकी कहानी का संग्रह नहीं है। ठीक है। आगे, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का उद्देश्य क्या है? देश प्रेम का वर्णन करना। गैंग्रीन कहानी किसको केंद्र में रखकर लिखी गई थी? तो मालती के जीवन की जड़ता को। क्या पढ़ा है आज ही? प्रसाद को कहाँ पढ़ा है? स्कूल में? स्कूल में पढ़ाने लग गए हो क्या अभी? प्रश्न नंबर 9, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर किसकी रचना है? व्यंग्य, सॉरी, कैसी रचना है ये? तो व्यंग्य प्रधान रचना है किसकी वैसे? तो ये ट्रिक है, टोकरी भर चांद लेकर दुलाई वाली अनमोल ईदगाह की राह गई। तो टोकरी भर मिट्टी, ये इसकी ट्रिक है कहानियों की। 10th में जयशंकर प्रसाद को। अच्छा, अभी आप 10th वाले बच्चों को पढ़ाते हो प्राइवेट स्कूल में? टोकरी भर चांद लेकर दुलाई वाली अनमोल ईदगाह की राह गई। टोकरी भर मिट्टी, चांद से मतलब चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ईदगाह और राही कहानी। ठीक है। तो ये है हरिशंकर परसाई। वेरी गुड। जी हाँ मैम, ओके। अब देखते हैं इकाई 9 हिंदी निबंध। तो आपके पाठ्यक्रम के निबंध, यानी कि आपके सिलेबस में जो निबंध है, पहले वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है दिल्ली दरबार दर्पण, जो कि भारतेंदु ने लिखा है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1970। बट 1970 किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चा? इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। शिव मूर्ति, प्रताप नारायण मिश्र, शिव शंभू के चिट्ठे, बालकृष्ण भट्ट। शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त। सुबह ही बताया था मैंने, और यहाँ पे भी गलत लिखा है। शिव शंभू के चिट्ठे किसका है? शिव शंभू के चिट्ठे बताओ। इसको मैं करेक्ट कर लेती हूँ ना, बाद में भूल सकती हूँ मैं।
हम्म, मुकुंद गुप्त क्यों होता है भाई? फिर से बंद हो गई क्या क्लास, मतलब वीडियो? इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कह रहे हैं, ओके वो तो ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, बाल मुकुंद गुप्त का है। मैंने सुबह क्लास में ये बता दिया था, आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है? ये सिलेबस में गलत दिया हुआ है, तो बी केयरफुल, ओके? हाँ, वीडियो ऑफ किया है, 1 मिनट रुको। 8 चिट्ठे, 8 चिट्ठे, अच्छा। चलो अभी आगे चलते हैं हम। बाल मुकुंद गुप्त का है शिव शंभू के चिट्ठे। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। उत्तरा सॉरी, मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय, उड़जाग मुसाफिर विवेकी राय। संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह। कविता क्या है, रामचंद्र शुक्ल। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अन्य निबंध, अन्य निबंध किसके हैं ये? मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदय पुरोदय, तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष, संगीत सार, जातीय संगीत। बैजनाथ की यात्रा, पांचवी पैगंबर। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, कंकड़ स्रोत। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न और सूर्योदय है। इनको देखेंगे बाद में, ठीक है? अभी सीधा चलते हैं हम दिल्ली दरबार दर्पण पर, है ना? दिल्ली दरबार दर्पण, पहला वाला निबंध दिल्ली दरबार दर्पण है। ये भारतेंदु के निबंधों की बात यहाँ पर हो रही है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको, अच्छा ये मेरे पास भारत, पहले मेरे पास एक नोट्स बने हुए हैं, इसको मैं बाद में करवाती हूँ आपको, पहले यहाँ से पढ़ा लेती हूँ, ठीक है? मुख्य बिंदु देखते हैं। शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को हिंदी का पहला निबंधकार माना है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी भारतेंदु के विषय में लिखते हैं। कविता में उनका संस्कार और गद्य में विचार, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भेजी थी, देख ली थी सबने? शॉर्ट वीडियो देख ली थी? कविता में उनका संस्कार और गद्य में विचार। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो इसको मतलब सारा ही नोट करना है, यहाँ जो मुख्य बिंदु है। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध वर्णात्मक शैली में लिखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 में हुआ था, जिसका वायसराय जिसके वायसराय कौन थे? लॉर्ड लीटन थे। दूसरी बार 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। और तीसरी बार 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। हाँ जी, आपका कमेंट देख लिया था जी, एक वीडियो पे कमेंट आया बस, पुरानी पे पता नहीं, बट अभी नई वाली पे एक वीडियो पे कमेंट देख लिया था। एक पे ही था ना? हाँ शायद एक या दो पे, एक पे याद आ रहा है बट।
दिल्ली दरबार निबंध में राजभक्ति तथा देशभक्ति का मिला जुला भाव मिलता है। पहला दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी घोषित और राजतिलक करने के उद्देश्य से लगा था। पता होना चाहिए क्यों। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ लेना। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अच्छा, इसके कुछ उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं करवा देती हूँ यहाँ पे लिख कर ही कि आपको। ठीक है, सब पर करती हूँ। ओके, कोई बात नहीं, मुझे शायद दिखा नहीं होगा। मैम सॉरी, वो मैं रिकॉर्डिंग क्लास देख लूंगी क्योंकि डॉक्टर के जाना है। ओके ओके मधु, नो प्रॉब्लम, देख लेना जैसे भी आपको सहूलियत लगे, है ना। दिल्ली दरबार दर्पण, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध से दिल्ली दरबार दर्पण, इसको पढ़ना पड़ेगा पूरा ही निबंध को ना, तभी ये समझ में आएगा। क्या हुआ है मधु, आपको वैसे ठीक हो ना। किलाब के खां को झंडा नहीं मिला। अगर ये आगे हुआ मैंने रखा तो ठीक है, नहीं तो इसको पढ़ लेंगे, है ना। ऐसे आपको शायद ये समझ ना आए। झंडा नहीं मिला, इसका मतलब मेन मेन पॉइंट बता रही हूँ आपको जो बीच में से निकाले हुए हैं निबंध पढ़ करके। किलात के खां को झंडा नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। मतलब पूछा जा सकता है आपको कि क्यों नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि उन्होंने, पढ़ा देना। हाँ, मतलब टाइम को देखते हुए कुछ मैनेज करना पड़ेगा। अंग्रेजों की गुलामी को, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, महारानी की तारीफ और विदेशी राजाओं पर इसमें व्यंग्य किया गया है। महारानी कौन है इसमें। वर्णात्मक निबंध है, ये पहले बता चुकी हूं पर फिर भी यहां पर नोट कर लो। ठीक है, वर्णात्मक निबंध क्या मतलब, इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, नोट हो गया इतना, आगे चलो मैं जल्दी से। टेढ़ा टेढ़ा क्यों लिखा जाता है समझ नहीं आता मुझे इसका। चलो आगे चलो। टेल मी फास्ट। नोट कर लिया या नहीं। थोड़ा स्पीड बढ़ा लो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सारे नोट्स पढ़ा दूं, मतलब दे दूं आपको। इतने सारे मेरे पास, मतलब ऐसे ऐसे रजिस्टर काफी पड़े हुए हैं, अगर चाहिए आपको तो फिर आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा जल्दी करो। चलो आगे।
मैम आपकी राइटिंग बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ पे तो लिखा नहीं जाता ना, ये पेन टेम्पलेट से लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैम स्पीड पोस्ट कर दो क्या? मैं रिकॉर्डेड देख कर नोट कर लूंगी, अभी तो मुझे समझना है बस। अच्छा जी, 2 दिन में आ जाएगा मेरे पास। हाँ जी, बहुत होशियार हो बेटा। तुम्हें बस प्लेट भरकर चाहिए कि परोस दे कोई, है ना, खाना। 1858 को विक्टोरिया को शासन दिया गया। जो रानी थी, रानी मतलब महारानी बोला था ना मैंने अभी, आपने किसी ने बताया नहीं, महारानी विक्टोरिया की बात हो रही है, ठीक है। विक्टोरिया को शासन दिया गया, ठीक है। 1858 को महारानी विक्टोरिया को शासन दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके जो याद रखने हैं आपको। ओके। कोहिनूर। चलो इसको ना, बाकी कल पढ़ेंगे इस निबंध को, अगर ये आगे हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसको कल मैं कल की क्लास में रख लूंगी, है ना। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मेन मेन आपको याद रखने जरूरी थे। बाकी आगे हम चलते हैं सीधे। एक्स्ट्रा स्लाइड्स को डिलीट कर लेती हूँ, जो मैंने लिखा है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, इसको सेव कर देती हूँ तो आपके काम आ जाएगा। अच्छा, मैं सेव कर रही हूँ तब वीडियो बंद हो रही है। हम्म, अब समझी बात को। गुड इवनिंग अनुसुईया। ओके, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। लेखक है इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रकाशन वर्ष है इसका 1884। मुख्य बिंदु देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह निबंध भाषण के रूप में 1884 को बलिया जनपद के ददरी मेले में दिया गया था। सबसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला। उसके बाद आगे, बाद में यह निबंध 1884 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रकाशित हुआ। यह एक सांस्कृतिक निबंध है। लेखक ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर शिक्षित होने, सहयोग करने एवं एकता पर बल दिया है। आत्मनिर्भर व स्वदेशी को अपनाने की प्रेरणा है। हिंदुस्तान के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने का इसमें प्रयास किया गया है। भारतीयों को आलस्य त्याग कर आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है। सुन लिया स्पीड पोस्ट वाले, क्या लिखा है यहाँ पर। आलस्य को त्यागना, नोट्स बनाने खुद से, ठीक है। वर्तमान समस्या को बताते हुए भविष्य के स्वप्न को अंकित किया गया है। सब उन्नति का मूल धर्म को माना है। निज भाषा उन्नति, अहि उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के। ओके, इस निबंध में प्रत्येक जाति और संप्रदाय को परस्पर सम्मान करना एवं मिल जुल कर रहने की नसीहत दी गई है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें इतना ही दिया है तो बहुत ज्यादा शॉर्ट में है। कोई बात नहीं, कल इसको देख लेंगे, मतलब कल थोड़ा सा इसको अपडेट कर दूंगी मैं। तब तक अपने नोट्स से ही आपको कुछ कुछ चीजें करवा देती हूँ यहाँ पर भी। ओके, अब बात आती है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। तो पीछे हमने देख लिया 3 दिसंबर 1884 में बलिया के ददरी मेले में पढ़ने के लिए भारतेंदु ने भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है निबंध लिखा था, ठीक है। तो इसी निबंध को क्या करके इन्होंने भाषण दिया, इसी निबंध को पढ़ करके इन्होंने भाषण दिया।
कौन सी पत्रिका में छपा था ये? हरिश्चंद्र पत्रिका में। ठीक है। अभी यहाँ मैं ये पॉइंट फिर से लिख रही हूं। 3 दिसंबर 1884। जल्दी जल्दी से नोट करना मेरे साथ साथ, ठीक है। 1884 में बलिया के ददरी मेले में पढ़ने के लिए भारतेंदु ने क्या चीज? आरती, क्या बोल रहे हो आप? क्या, किसके बारे में है? कौन सी पत्रिका में था ये? हरिश्चंद्र पत्रिका में छपा था, ठीक है। हरिश्चंद्र पत्रिका। अह, दिल्ली दरबार दर्पण। भारतवर्षोन्नति, भारतवर्षोन्नति यहाँ पे लिखा है ना, देखो, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध लिखा था, ठीक है। अभी दिल्ली दरबार दर्पण पीछे रह गया, उसको हम कल की क्लास में पूरा, मतलब दोबारा से पढ़ लेंगे। दोबारा से पढ़ लेंगे, मतलब पूरा निबंध पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको करवा दिए हैं, कल निबंध पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, ओके। अभी भारतवर्षोन्नति पढ़ रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। इसके कुछ कथन है, बस ध्यान रखेंगे, है ना। इस अभागे देश में, इस अभागे आलसी देश में, आलस पर है ये ज्यादातर। अरे यार। हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ। कितने अंकों के बाद नाम चेंज हुआ था? अभागे आलसी देश में, आलसी देश में जो कुछ हो जाए बहुत है। ये भी इसी का कथन है, ठीक है। अभी इसको अंधेर नगरी के साथ भी आप कंफ्यूज कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर ये कथन रखा गया है। आगे चले, चलो मैं आगे लिख ही लिया होगा इतनी देर में तो। आपको बंटी पढ़ लिया था, अब आप खुद ही पढ़ लेना उसको, ठीक है। दे दूंगी मैं आपको। हम लोग नीली चुंगी की कतवार,
8 अंक बता तो दिया सबने, सब बच्चों ने सही बताया। 8 अंक, 8 अंकों के बाद उसका नाम चेंज हो गया था। ये इसका कथन है। पुरानी क्लास के नोट्स अलग हैं? नहीं, नोट्स सेम ही है, थोड़ा अपडेट करती हूँ मैं साथ साथ में, ठीक है। अपडेट करती रहती हूँ साथ साथ में। हो गया। लिखा है, इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कंबरख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि बरसात में उस जगह से हट जाना चाहिए जो ये सोचकर कि छाता है तो बारिश नहीं हो रही है, मतलब मूर्खता है ना। अच्छा, गई भी हूँ इस मेले में, वेरी गुड। शायद किसी मेले में पढ़ा था, मतलब मैं तब से लेकर के यहाँ पर क्या कर रही हूँ, हाँ। अंकिता, आप क्लास में हो क्या? क्या मतलब, क्या है ये सब? इतनी देर से क्या पढ़ा रही हूँ मैं? अजीब बात है यार। शिवमूर्ति प्रताप नारायण मिश्र, लेखक इसके प्रताप नारायण मिश्र, 1856 से 1894 ईस्वी। प्रकाशन इस निबंध का 1933। प्रताप पीयूष निबंध संग्रह में प्रकाशित है ये। इसके संपादक प्रोफेसर रमाकांत त्रिपाठी हैं। अन्य निबंध है इनके ह, द, भौ, धोखा, आप, बात, पेट, दांत, वृद्ध, बालक, नारी, खुशामद, स्त्री, मनोयोग, परीक्षा, समझदार की मौत, जुआ, होली है अथवा होरी है, ईश्वर की मूर्ति, अपव्यय, युवावस्था, घुरे का लता बिने, सोने का डंडा, कनातन की डॉल बांधे, दान, कलिकोप, खड़ी बोली का पद्य, मुक्ति के भागी, शिव मूर्ति, प्रेम एवं परोधर्म, स्वतंत्र, पंच परमेश्वर, विवादी बड़े हैं यहाँ, कैसे कैसे। ये इनके सारे निबंध इंपॉर्टेंट है।
और नहीं है इसमें, और करेंगे कल की क्लास में। अभी फिलहाल उतना ही काफी है जितना करवा दिए। कल निबंध पढ़ेंगे, फिर क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अभी निबंध नहीं है यहाँ पर रखे हुए। मुख्य बिंदु देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा है और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। अभी हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, कल लॉन्ग में पढ़ा दूंगी इसको, ठीक है। चिंता मत करें। मुझे नहीं लग रहा है, मुझे खुद भी नहीं लग रहा है कि आपके लिए इतना काफी है, ये और करवाना पड़ेगा। नेटवर्क इशू आ रहा है, सबको आ रहा है नेटवर्क इशू। बीच बीच में थोड़ा सा गायब होना पड़ता है। सॉरी मैम, क्लास से जाने के लिए बीच में क्यों गायब होना पड़ता है? क्या हो रहा है? कॉल आ रही है क्या? रामविलास शर्मा निबंध लिखना, मतलब रामविलास शर्मा का कथन है, निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी। बांग्ला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। ओके। गुलाब राय का कथन है, प्रताप नारायण मिश्र की शैली में संस्कृत शब्दों का प्राचुर्य सा प्रतीत होता है, परंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र की भांति इन्होंने भी उर्दू के उन्हीं शब्दों को लिखा है जिनका चलन हिंदी में बहुत काल से था। इनकी भाषा में विशेष सजीवता और बोलचाल चलतापन है। इसमें इनमें विनोद प्रियता अधिक है। इसी विनोद प्रियता के कारण ये पूर्वीपन की परवाह न करके बैसवाड़े की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग निसंकोच करते थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है कि भारतेंदु युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी को जीभ की तरह इतना नहीं चलाया। अन्य किसी लेखक ने पाठक से इतनी आत्मीयता से और इतनी ज्यादा बातचीत नहीं की, और कोई भी लेखक अपनी भाषा को इतने सरपट नहीं दौड़ा सका है जितना प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो ये कथन है रामविलास शर्मा का प्रताप नारायण मिश्र के लिए। गेस्ट को खाना खिलाना पड़ता है, अच्छा, सेवा में लगी हो। ओके। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी, अतः उनकी भाषा बहुत स्वच्छंद गति से बोलचाल के चपलता और भावभंगी लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती, पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती है। कथन आपको सारे याद रखने पड़ेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। गोपाल राम गहवरी, प्रताप नारायण मिश्र फसली लेखक थे। क्या कह रहे हैं ये? फसली लेखक थे प्रताप नारायण मिश्र। कौन कह रहा है? गोपाल राम गहवरी। जब कोई फसल जैसे जन्माष्टमी, पितृपक्ष, दशहरा, दीपावली, होली आते, इन अवसरों पर वे संभवतः कविता रचा करते थे। उनका यह कवि मन उनके निबंधों में भी दिखाई देता है। प्रताप नारायण मिश्र को आत्मव्यंजक निबंध का जन्मदाता माना जाता है, ध्यान रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिवमूर्ति निबंध एक सांस्कृतिक निबंध है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रमुख विशेषता है सरलता, हास्य व्यंग्यात्मकता, गंभीरता और सूक्ष्मता के से विषय वस्तु की विवेचना करना, जनता को जागृत करना, सुधार एवं नव निर्माण आदि की प्रेरणा देना है। चिट्ठी की डेट कैसे याद करेंगे वो भी बता दूंगी। शिवमूर्ति कलाकृति अर्थात प्रतीक है। शिवमूर्ति निबंध के माध्यम से चित्रित किया है कि खुद से परे होकर दूसरे का भी भला सोचे, मनुष्य मनुष्य के बीच बैर नहीं होना चाहिए। निबंध का सारांश देखते हैं। हमारे ग्राम देवता भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रतर्क्य एवं अचिंत्य हैं, तो भी उनके भक्त जन रूप अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप, गुण, स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन में बद्ध नहीं है, इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता, तो भी जितना जो कुछ अभी तक कहा गया और आगे कहा जावेगा सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकबक है और विश्वास के आगे मन शांति कारक सत्य है। हम ईश्वर का पूरा पूरा वर्णन व साक्षात कर लें तो वह अनंत कैसे, और यदि निरा अनंत मानकर अपने मन और वचन को उनकी ओर से बिल्कुल फेर लें तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यह कि हमारी बुद्धि जहां तक है वहां तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि जो ईश्वर है वो बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है ना।
तो हम हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती है, बट जितनी हमारी बुद्धि काम करती है उतना हम स्तुति प्रार्थना धन्यवाद उपासना कर सकते हैं, ध्यान उपासना कर सकते हैं। ये लोग केवल जगत को दिखाने को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं। उनसे तो हमारा यही विनय है कि व्यर्थ समय ना बितावे। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने खाने पढ़ने गुनने में ध्यान दे तो भला है। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक हैं, वे भी ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं तथा आप लाभकारक बातों की समझ से दूसरों को समझाते हैं। मूर्तियां अनंत प्रकार से बन सकती हैं और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, पाषाण मतलब पत्थर, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर है, हमारा धर्म पत्थर का है। धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। जहां हमारे हृदय में प्रेमाग्नि धधकी, वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। ये सारांश पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। शिव शंभु के चिट्ठे नहीं, शिव मूर्ति, ठीक है। रत्नमय मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है, यह बड़े अमीर का साध्य है। वैसे ही प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। मृतिका की पूजा का यह मृतिका की मूर्ति का यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब और कर सकते हैं। जैसे निहि और जल का अभाव कहीं नहीं, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं, बाबा हुनर पहले था तो ये समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर में लय होते हैं। गोबर की मूर्ति ये सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। पारे की मूर्ति यह भाव देती है कि प्रेम देव हमारे हमारे पुष्टिकारक सुगंधम पुष्टिवर्धनम यह मूर्ति बनवाने की सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्टमूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। अरे इसको समझो बस, ये याद करने वाले कथन थोड़ी है। इनको समझो कि गोबर की मूर्ति क्या दर्शाती है, पारे की मूर्ति क्या दर्शाती है, बस इतना ही तो ध्यान रखना है, इसमें क्या बड़ी बात है। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है, पर यह दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है। इनकी कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं, पर मुख्य तीन है, श्वेत, लाल और काला। ठीक है, श्वेत जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है, मतलब मूर्तियों के तीन रंग है, ये याद रखना है आपको, सफेद, काला और कैसा, लाल। ठीक है, तो बता रहे हैं कि सफेद का मीनिंग क्या है। सफेद सफेद जो है वो प्योरिटी को दर्शाता है, ठीक है, प्योरिटी को दर्शाता है। व्हाइट जो कलर है शुद्धता को दर्शाता है, तो परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है और किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है। ठीक है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग। दूसरा लाल रंग जो रजोगुण का वर्ण है, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है। अनुराग, अनुराग जानते हैं, अनुराग भक्ति, अनुराग लगाव और अनुराग प्रेम। अनुराग के तीन मीनिंग है, ठीक है, अनुराग भक्ति, प्रेम और लगाव। तो बता रहे हैं कि उन्होंने, कविता के आचार्यों ने क्या कहा कि अनुराग का रंग कैसा है, लाल है। तीसरा रंग है काला, जो सबसे पक्का रंग होता है ना, काला रंग बहुत पक्का होता है, मतलब कि उतरता नहीं जल्दी से और सब रंगों पे भारी होता है। ठीक है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। बाकी सब पर अगर काला कर दो सब कुछ काला हो जाएगा, बट काले पे अगर करोगे तो फिर कुछ भी मतलब अलग रंग नहीं होगा, काला दिखेगा। ठीक है, तो काले पर कोई रंग नहीं चढ़ता। बाह्य जगत के प्रकाशक नैन है, उनकी पुतली काली होती है। भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उसकी प्रकाशिनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी मतलब काली स्याही से लिखी जाती हैं, जिसके अंदर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों की आंख की ज्योति से भी प्रियतर है।
सब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है, जिसमें हाथ पांव मुख कुछ नहीं होते। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर। एक मिनट ना, कॉल आ रही थी अर्जेंट, एक मिनट उठा लूं मैं। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते ना, उसकी यथा तथ्य सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में शैवों के घर से ही निकली है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही चिन्ह है। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है, यह बात पूर्ण रूप से कोई वर्णन नहीं कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल हैं। बस जब सभी बातें गोल हैं तो चिन्ह भी इसमें गोलमाल कल्पना कर लिया। यह संसार की जातीय धर्म है। जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। संसार का जातीय धर्म है ये। इस कथन को देख लेना। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है, और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी है। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है, और वह विशेषतः शैवों के धर्म आधार है। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश की ही प्रजा है। सब हमारे खुदा के ही बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं, पर शैव समाज का वैष्णव और शक्ति लोगों की से विशेष संबंध ठहरा, अतः इन्हें परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए। अक्षरमयी शिव मूर्ति में अनगणित है ना, अनगिनत नाम है। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि पर मुख्य नाम प्रेमेश्वर है। कोई महाशय प्रेम को ईश्वर ना समझो। मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर। इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपनी अकर्मण्यता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधार बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। उसी के जल से स्नान कराने का मधमाप्य है। यह तो इस मूर्ति की पूजा है, जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती है। यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। केवल प्रेम के नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते पानी पीने से भी काम के नहीं। यहां नहीं, प्रेम के बिना ध्यान नहीं में ईश्वर क्या दिखाई देगा। मतलब प्रेम होना चाहिए, बोलने का मतलब ये है। जब चाहो आंखें मूंद के अंधे की नकल कर देखो, अंधकार के सिवाय कुछ ना सूझेगा। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे। अधिक कर्म करोगे, दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। अधिक कर्म करोगे ना, कर्म था वो। सहृदयता से विचार करने पर यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े के जड़ है, धर्म बेसिर पैर के काम। मतलब प्रेम होना जरूरी है। अगर प्रेम नहीं है जनता के बीच में, लोगों के बीच में, तो फिर बिना सिर पैर के झगड़े या फिर धर्म को लेकर, जातियों को लेकर झगड़े होते रहेंगे ना। तो इंसानियत से प्रेम करना है, मेन बात वो है। स्वर्ग शेख चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहन है। ईश्वर का तो पता ही लगाना कठिन है। ब्रह्मा शब्द ही नपुंसक अर्थात है, और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है। तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। ठीक है।
तो अभी आता है शिव शंभू के चिट्ठे, इसको देखेंगे कल, और बाकी निबंध भी कल पढ़ लेंगे, है ना। आपकी क्लास का टाइम हो गया है, तो फिर चलते हैं हम। हाँ, निर्गुण की बात किया गया है, वो तो फर्स्ट में ही कर दी है निर्गुण की बात। बाकी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कल देख लेंगे, है ना। थैंक यू सो मच मैम, नाइस सेशन, टेक केयर। ओके जी, आप भी अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, कल मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में मीन्स सुबह की क्लास में मिलते हैं। तो कौन कौन बने हुए हैं एंड तक देख लेते हैं। अनुसुईया, श्वेता, उत्कर्ष, शालिनी, एस एस, आरती, सुशीला, अंकिता, नेहा, अंजलि, ममता, अंशिका। ओके जी, सारे ही बच्चे हैं मतलब। तो ठीक है, कल सुबह की क्लास में मिलेंगे, और जो अभी रह गया है हमारा उसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप जा सकते हैं दूसरी क्लास में। ओके, मोस्ट वेलकम। बाय।